नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे विनेश फोगाट को लेकर क्या हुआ बड़ा खुलासा। फिर बताएंगे दिल्ली में आने वाली नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में, इस पर क्या है सरकार का तगड़ा प्लान। फिर चर्चा उस पर भी, दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, क्या होने वाले हैं इसके लाभ। फिर बताएंगे क्या बीजेपी ने नीतीश को ऑफर किया रिटायरमेंट प्लान। आखिर में बताएंगे सपा के किस दफ्तर पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के समय सुर्खियों में आई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा विनेश के ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफिकेशन विवाद के बाद कुश्ती से संन्यास लेने को लेकर। ओलंपिक से डिस्क्वालिफिकेशन विवाद के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास का निर्णय लेकर सबको चौंका दिया था। उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से दावेदारी पेश कर जुलाना सीट पर जीत हासिल की थी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने उनके सामने 3 विकल्प रखे थे। अब अपडेट सामने आया है कि विनेश ने एक ऑप्शन चुन लिया है। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए कैश अवार्ड के विकल्प का चयन किया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार में खेल विभाग को पत्र भेज दिया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाना सीट से विधायक विनेश फोगाट ने पिछले महीने बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया था। विनेश का कहना था कि सरकार ने उन्हें ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान की घोषणा तो कर दी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। जिसके बाद हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने जवाब में कहा था कि विनेश अब कांग्रेस के विधायक है, फिर भी उन्हें सरकारी नौकरी, एक प्लॉट या फिर 4 करोड़ रुपए के कैश प्राइज का विकल्प दिया जाएगा। फिलहाल विनेश फोगाट ने अपने विकल्प फैसले को लेकर खेल विभाग को पत्र भेज दिया है। चूंकि विनेश अब विधायक है, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी का विकल्प नहीं चुना। खबर है कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई आबकारी नीति ला सकती है, जिसका मकसद राजस्व बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देना है। कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग ने रेखा गुप्ता के सामने इसका मसौदा भी पेश कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबकारी विभाग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने नई नीति का मसौदा पेश किया है। कहा जा रहा है कि मसौदे में मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित नीति की कुछ विशेषताएं हैं। विभाग ने उद्योगों और उद्योगपतियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ बदलाव करने की कोशिश की है। सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने और राजस्व बढ़ोतरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, मौजूदा नीति को पिछली आप सरकार ने सितंबर 2021 में शुरू किया था। इस नीति को ही दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार चाहती है कि आबकारी से होने वाली कमाई में कोई कमी ना आए। पिछले नुकसानों की भरपाई और पारदर्शी सिस्टम लाने की बात हो रही है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ठोस डिटेल्स नहीं आई है। दुकानों की संख्या, लाइसेंस प्रक्रिया या शराब की कीमतों में क्या बदलाव होंगे, इसको लेकर भी अभी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन सरकार इस नीति में लाइसेंस सिस्टम को बेहतर कर शराब के दामों को भी नियंत्रित कर सकती है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को आज औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली देश का 35वां राज्य बन गया है जहां ये योजना प्रभावी हो गई। योजना के शुभारंभ के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 19 लाभार्थी परिवारों को आयुष्मान कार्ड सौंपे गए। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर एक अहम समझौता भी हुआ, जिसके तहत दिल्ली में अगले 1 साल के भीतर 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। बता दें कि इस सरकारी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने और मेडिकल खर्च के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद मिलती है। बता दें, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए करीब 2400 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके तहत हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। मतलब अस्पताल में भर्ती होने पर जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, बिल सीधे सरकार चुकाएगी। जिसमें दिल्ली सरकार ने 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर भी जोड़ा है, यानी कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल। और इस योजना से दिल्ली में करीब 36 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन लेने के बाद अब बीजेपी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। लिहाजा बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर कर दिया। अब उनके इस बयान से बिहार में सियासी पारा भी हाई हो गया।
अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य होगा। इसके साथ ही हमें जगजीवन राम के बाद हमें दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा। यह हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। ममता बनर्जी वह इसको लेकर जेडीयू भी तिलमिला उठी और पार्टी की तरफ से तुरंत जवाब आया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। सुनिए उन्होंने भी क्या कहा। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास। वहीं बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार से पहले बीजेपी इस विवाद को कैसे सेट करती है। अवैध संपत्तियों पर योगी बाबा का बुलडोजर अक्सर गरजता रहता है। वहीं अब बाबा के बुलडोजर की आज फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तक जा पहुंची। खबर है कि मुरादाबाद में सपा के जिला कार्यालय पर एक बार फिर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय सिविल लाइन इलाके में चक्कर की मिलक ग्राम छावनी में नजुल भूमि पर बना हुआ है, जो 1994 में लीज पर ली गई थी। राजस्व रिकॉर्ड में ये कोठी संख्या 4 के नाम से दर्ज है और लगभग 953.71 वर्ग मीटर में यहाँ सपा ने जिला कार्यालय बनाया हुआ है। सितंबर 2024 में भी नगर निगम ने इसे खाली करने के लिए जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स के साथ मदद मांगी थी, लेकिन मामला राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण नगर निगम इस पर अभी तक कब्जा नहीं ले सका। हालांकि नगर निगम मुरादाबाद में करोड़ों की रुपए की सरकारी संपत्तियां अन्य कब्जाधारियों से मुक्त भी करा चुका है। अब नगर निगम की सिफारिश पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर इसकी लीज को निरस्त कर इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मुरादाबाद में इस खबर से सपा नेताओं की चिंता बढ़ गई है। वहीं मुरादाबाद नगर निगम और जिला प्रशासन योगी सरकार से मिलने वाले जवाब का इंतजार कर रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।